जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटीएम क्लासेस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग क्लास 10th का जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसमें से जो है क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर चुका है। अभी 11th नंबर से क्वेश्चन हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। और 11th नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एक ठोस अर्धगोला है, ठीक है, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लेना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ठोस अर्धगोले की बात किया हुआ है, ठीक है, ना कि केवल अर्धगोले की बात किया है ना। तो ठोस अर्धगोला है, यानी कि अर्धगोले को अगर हम देखें तो पूरा अर्धगोला हमारा ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है। इसका व्यास कितना दिया हुआ है, तो इसका व्यास बोल रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है, जो दिया है वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यानी कि लिखा है व्यास, अर्धगोले का व्यास, यानी कि d बराबर कितना हो गया, 1/2 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये व्यास है। तो जब व्यास दिया हुआ है तो क्या है, यहाँ पे हमको पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, इसलिए त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, जितना व्यास है, यानी कि व्यास जितना है उसका भी हम क्या कर दें, आधा कर दें, वो हमारा बन जाता है त्रिज्या। ध्यान दीजिए कितना बन जाएगा, 1/2 और इंटू में नीचे आ गया 2, क्यों, क्योंकि ये 2/1 लिख सकते हैं, इसको उल्टा करेंगे तो ये बनेगा, यानी कि 1/4 सेंटीमीटर जो आ गया वो क्या हो गया, इसका त्रिज्या हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि फार्मूला क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या फार्मूला बनता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला जो बनता है वो बनता है 3πr², ठीक है। पूरे गोले का रहता तो 4πr², अर्धगोला है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है तो क्या बनेगा आपका 3πr²। अगर यही इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता तो बनाते हैं हम 2πr²। ये समझ में आ रहा है पूरे। यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखनी है हमको, ऑप्शन में जो है आंसर पाई में ही आया हुआ है, तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, तो 3π इंटू आर के जगह पे कितना दिया हुआ, 1/4 का स्क्वायर हम कर लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा देखिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये 3π और गुणे में ये 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग 16, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/16 पाई सेंटीमीटर का वर्ग, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है, क्या 3/16 पाई सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन 12 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्या क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ठीक है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा, क्या बोला है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, ठीक है। तो इस त्रिज्य खंड का जो है हमको क्या करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, बोलिए रहा है कि ये एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त में, ठीक, इसका एक चाप है, चाप कितना भी ले सकते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए कोई चाप हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है, ये इसका क्या बन गया, चाप बन गया। तो ये बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक जो चाप बन रहा है और ये इसका केंद्र O है, तो यहाँ चाप से इस केंद्र पर बना हुआ कोण, केंद्र पर कोण कितने डिग्री का अंतरित कर रहा है, ये कर रहा है 60 डिग्री, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है। और इसकी त्रिज्या दी हुई है, तो इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना। तो त्रिज्या जो दी हुई है वो 6 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो त्रिज्य खंड बन रहा है, ठीक है, ये नीचे वाला जो त्रिज्य खंड बन रहा है, इसका जो है क्या क्षेत्रफल बनेगा, ठीक है। और इसका भी त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है इसमें पाई में ही दिया है, तो पाई की वैल्यू हमको नहीं रखना रहेगा, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम ये देख लें कि यहाँ पे क्या क्या हमको दिया है, ठीक है। तो हमको दिया है यहाँ पे, एक तो इसकी त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, एंड एंगल दिया हुआ कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, चूंकि हमको फार्मूला मालूम है
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला। तो यहाँ पे लगा देंगे हम। तो यहाँ थीटा की जगह पे 60 डिग्री और बट्टे में 360 गुणे में पाई रहने देंगे, क्योंकि आंसर जो यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन जो है वो किस में दिया है, पाई में दिया हुआ है। ठीक है। आर के जगह पे हम कितना रखेंगे, 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 का क्या चीज, स्क्वायर। यहाँ देखो ये 0 0 कट गया और 6 से ये 6 बार में कटा, और एक 6 से एक 6 कैंसिल यहाँ पे, यानी कि पाई गुणे में 6, यानी कि हम लिख सकते हैं 6 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा। और इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की तरफ। और 13 नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज का कोण और आधार क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है, लंब भुजा की माप होगी। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये, बस एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक समकोण त्रिभुज की बात किया हुआ है। इसमें ऐसे क्वेश्चन हाई स्कूल में तो नहीं देने चाहिए, लेकिन फिलहाल दे दिया है, कोई बात नहीं, इतना इजी क्वेश्चन है। देखिए बस इसमें क्या बोला है कि एक समकोण त्रिभुज का कोण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, यानी कि हाइपोटेनस दिया हुआ है एंड बेस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है वो है 30 नंबर का। ठीक है। तो इसमें कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, नाम कुछ भी आप रख सकते हो। और उसमें कोण दिया हुआ है, कोण इसका क्या है, 90 डिग्री के सामने जो है वो कोण होता है, कोण मतलब हाइपोटेनस। ये दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। और इसका आधार मतलब बेस दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। हो गया। तो हमसे इसका लंब पूछा हुआ है। कितना इजी क्वेश्चन है कि नहीं है। अगर हम इसका नाम लिख दें, या नाम अगर नहीं लिखें तो भी क्या दिया हुआ है, चूँकि कोण बराबर कितना है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर, इंग्लिश में हाइपोटेनस है ना, एंड बेस यानी कि आधार कितना दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है। हमको मालूम है, लिखेंगे चूंकि कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अब प्लस में आधार का, ये हमको फार्मूला क्या है मालूम है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोण के जगह पे कितना दिया हुआ है 7.5 का स्क्वायर कर लेंगे, और लंब हमको निकालना है यहाँ पे, तो लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार कितना दिया हुआ है 4.5, और इसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और 7/56 यानी कि 56.25। लंब का स्क्वायर हमको निकालना है, और ये दिया हुआ है इसका, तो हमको वर्गमूल करेंगे तो ये 25 और 4×5 = 20, इसका हो गया 20.25 वर्गमूल। अब दोनों इसको क्या करेंगे, हम इधर ले आएंगे, घटाएंगे। ठीक है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर, लंब को हमने वही रन दिया, इसको हमने इधर लाया, तो ये क्या हो जाएगा 56.25 माइनस 20.25। घटाइए इसको, देखिए लंब का स्क्वायर बराबर, देखिए दशमलव है, दशमलव के बाद 0 0 बन गया, क्योंकि 5 में से 5 गया 0 और 2 में 2 गया 0, 6 में से 0 जाएगा तो 6, और 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी कि यहाँ केवल लंब बराबर कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल निकालना रहेगा इसका। लेकिन हम कह रहे हैं इसका क्या निकालें, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है, तो हम केवल 36 का ही निकाल लेते हैं, जो कि आ रहा है 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसका लंब जो बनेगा वो कितना बनेगा, 6 सेंटीमीटर का बनेगा। बताइए यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB की माध्यिका CD और भुजा AB की माध्यिका जो है वो CD है। तो कह रहा है CD का मान होगा, देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, ओके। ध्यान दीजिएगा क्या है इसमें क्वेश्चन, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज बनाएंगे हम सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो हमारा है वो है 14 नंबर का, और यहाँ पे बोला है एक समबाहु त्रिभुज ले लेना है जिसका नाम ABC रख लेना है,
और ए बी की माध्यिका, यानी कि यहाँ हम अगर ए बी और ये सी ले लिए और ए बी की माध्यिका मतलब मध्य बिंदु ले लें, है ना, तो ये कह रहा है इसकी माध्यिका जो है वो कितनी है, सी डी है। क्या है ये, सी डी है। तो हमको प्रूव करना है, प्रूव नहीं करना, हमको निकालना है सी डी के स्क्वायर के बराबर, सी डी के स्क्वायर के बराबर। तो सबसे पहले हमको सी डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कह रहा है कि ये प्रूव करना है, मतलब फाइंड करना है कितना आएगा सी डी के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर ये देखें तो हमको मालूम है, लिखेंगे चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर, नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं हम, सबसे पहले ऐसे लिख रहे हैं, चूँकि त्रिभुज ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है, समबाहु है ना, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ए बी बराबर बी सी और बराबर में सी है, तीनों बराबर हो। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कि देखो यहाँ पे जब तीनों बराबर हैं, उसके बाद हमको क्या दिख रहा है कि ये जो है ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी उसकी आधी हो जाएगी, यानी कि हम लिख सकते हैं ए डी बराबर, ध्यान दीजिएगा, तथा बिंदु डी रेखा ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, रेखा बिंदु डी रेखा ए बी का मध्य बिंदु है ना, ए बी का मध्य बिंदु है। इतना डिटेल में लिखना नहीं रहता, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए बड़े ज़्यादा नंबर में आया तो सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर 1/2 ए बी, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, समझ में आया। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस वाले त्रिभुज को ले रहे हैं, त्रिभुज किसमें, ए सी डी में, इस ए सी डी वाले त्रिभुज में हमको देखना है। तो ठीक है, इसमें देखिए क्या करेंगे हम, तो इसमें हमको मालूम है ये क्या है, 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है ना। तो यहाँ से हमको क्या करना रहेगा, ये 90 डिग्री पे है तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक। तो समकोण त्रिभुज में हमको क्या मालूम है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम ऐसे लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, यहाँ पे AD और CD का स्क्वायर भी रहेगा, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ CD का स्क्वायर और प्लस में AD का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, सॉरी AD का स्क्वायर बनाना है यहाँ पे, किसका, AD का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए AD के जगह पे हम रख लेंगे कुछ और AC के जगह पे रख देंगे, क्योंकि जो यहाँ पे देखिए CD के स्क्वायर के बराबर तो पूछा है हमसे, अब प्लस AC की स्क्वायर में हमको निकाल करके दिखाया हुआ है, सॉरी AC में नहीं है, AB वाले में है, ठीक है। तो AB के उसमें फार्मूले में रखा है इसको। तो देखिए इसको जो भी AC और AD है उसको बदलना पड़ेगा हमको AB में, और CD जो है वो CD रख देंगे, बात समझ में आए। तो देखिए कैसे करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे AC की जगह पे क्या हम AC की जगह पे, यानी कि यहाँ C रहे चाहे फिर इसको हम AC लिख दें, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो AC की जगह पे क्या हम AB लिख सकते हैं क्या, तो हम AB लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ऑप्शन में जो है AB के स्क्वायर में ही बताया है, ठीक है। CD की जगह पे हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि CD की वैल्यू ही हमको फाइंड करनी है यहाँ से, ठीक है। और प्लस में AD का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, अगर AB में हम बदलें तो हम लिख सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पर AB में हम बदले AD को तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 AB, लेकिन क्या है इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्या हम CD की स्क्वायर के बराबर निकाल सकते हैं, यही हमको चाहिए, इसको इधर ले आइए। तो ये क्या बनेगा, AB का तो स्क्वायर बनेगा, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और AB का स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान दीजिए, CD का स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम घटाएंगे इसको, तो ऐसे लिखेंगे, एलसीएम जो बनेगा वो 4, ठीक, और 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो यानी कि 4AB का स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो AB का स्क्वायर बनेगा। क्लियर है यहाँ तक। और देखिए अब क्या आएगा ये, ठीक है, CD का स्क्वायर बराबर ये बन जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3/4 AB का स्क्वायर, यही हमारा जो है
आंसर बन जाता है, ठीक है। और ये जो है ऑप्शन नंबर बी पर जो है, ठीक है, चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो बताइए क्या ये आपको पूरा क्लियरली समझ में आया? ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। ठीक, चलिए इसको हम ओके। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब कह रहा है ये 15 नंबर का, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल कितना होगा? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बस ऐसे बोला है 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य दिया हुआ है ना। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है ठीक है, 12 व्यक्तियों का भार, 12 व्यक्तियों, चूंकि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य दिया हुआ है ना, समांतर माध्य, ये बराबर में कितना दिया हुआ है, दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक, ये कितना दिया हुआ है, 45.6 kg। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये 12 लोग का समांतर माध्य है ना, समांतर माध्य मतलब एवरेज कह सकते हो, है ना, एवरेज निकाला गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति का अगर भार निकालना, ठीक है, सॉरी एक व्यक्ति का बोल रहा हूँ, तो 12 का टोटल भार निकालना अगर समांतर माध्य दिया हो, तो उसमें हम 12 का गुणा कर दें तो उन लोगों के भारों का योगफल मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसलिए इनके भारों का योगफल है ना, इसलिए इनके भारों का योगफल वो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, इनके भारों का योगफल निकालने के लिए 45.6 kg में केवल और केवल 12 का क्या कर देना है, गुणा करिए। देखिए 12 का 6 करेंगे, 12 6 72 के 2 हासिल 7, 12 25 60 और 7 67 के 7 हासिल 6, 12 4 45 और 6 48 और 6 जो हो जाता है वो आपका 54, और एक अंक पे दशमलव लग गया, इतने केजी बनेंगे। तो ये बन गया 547.2 kg। और यहाँ पे आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इतने में, समझ में? ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 16 नंबर की तरफ। और 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, देखिएगा 16 नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है 3 4 6 और x का समांतर माध्य 5 है, 3 4 6 और यक्स, इसका समांतर माध्य जो है 5 है। तो यक्स का मान निकालना। देखिएगा क्या बोल रहा है, समांतर माध्य कितना दिया हुआ है, 5। ठीक है, यानी कि किसका किसका समांतर माध्य है, तो कह रहा है 3 4 और प्लस में 6 और प्लस में यक्स। तो ये चारों का योग, अब बट्टे में जितनी संख्या है उससे भाग देते हैं ना, तो 4 संख्या है तो 4 से हमने भाग दिया। ठीक है, और ये बराबर है 5 के। तो यहाँ से हमसे यक्स की वैल्यू पूछा है, इजी है ना। तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 3 13, 13 प्लस में यक्स बट्टे 4 बराबर में 5। यहाँ से क्या आ जाएगा, 13 प्लस में यक्स बराबर 4 का इधर आके गुणा हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, 20। यानी कि केवल यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 20 माइनस में 13 इधर आ जाएगा, कितना बनेगा, 7। ये बन गया आंसर। ठीक है, और इसका जो है 16 नंबर का जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन है सी, सही है। ठीक है, सी जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 70 नंबर की तरफ चलते हैं, और 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ईजिली अगर मेहनत से पढ़ा जाए तो सारे के सारे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको लोगों को ध्यान देना रहेगा और प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग कैसे पेपर को लिखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 17 नंबर का करा द्विघात समीकरण x माइनस 1/x इक्वल में 1 का विभक्त कर होगा। तो यानी कि यहाँ पे विभक्त कर, यानी कि डी का वैल्यू पूछा है ना, क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान दीजिए क्या बोला हमसे, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण क्या है, x माइनस 1/x इक्वल में 1, और इसका विभक्त कर यानी कि डी पूछा हुआ है। डी यानी कि डी इक्वल में बी स्क्वायर माइनस
4ac पूछा हुआ है, कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसको नॉर्मल हम द्विघात समीकरण में बदल लें जिससे हम कंपेयर कर पाते हैं। जैसे ax² प्लस bx+c के फॉर्म में हम इसको क्या करेंगे, पहले बदलेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम ले लीजिए, x और 1 का एलसीएम x, 1 से डिवाइड करिए x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 से इसमें x में डिवाइड करते हैं, x बार गया, x का गुणा x में करोगे तो क्या बनेगा, x² बनेगा ना। फिर माइनस x से x में भाग देंगे तो एक का गुणा 1 में करोगे तो 1 इक्वल में यहाँ 1। अब देखो x² माइनस 1 और x का इधर हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भेज दिया उधर, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, x बन गया। अब क्या करेंगे, x² और इसको हमने इधर लाया तो माइनस x माइनस 1 इक्वल में 0। अब क्या बनेगा देखिए, तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, सर यहाँ बना देगा समीकरण 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx+c इक्वल 0 से, ठीक है, ax² प्लस bx+c इक्वल 0 से करने पर तो क्या बनेगा, इतने से करने पर तो यहाँ बनेगा a बराबर 1 b बराबर -1, ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस एक्स है ना, एंड सी बराबर जो है -1, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, हमने कंपेयर किया तो a इक्वल 1, b इक्वल -1 और c इक्वल जो है -1 बना है। तो यहाँ पे हमको मालूम है d इक्वल निकालना है, क्या निकालना है हमको, तब d की इक्वल में क्या आएगा, फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो b के जगह पे कितना रखना है, -1 उसका स्क्वायर, और -4 इंटू a के जगह पे कितना रखना है, 1, ठीक है, और गुणे c के जगह पे कितना लिखना है हमको, तो ये है -1। क्लियर है यहाँ तक। तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1, -4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, तो ये बनेगा 4, और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, यानी कि यहाँ पे बना 4 बन जाए 4, यानी कि ये कितना बन जाएगा 5। ये हमारा जो है आंसर बन जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है। और इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है डी सही है, क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। अब हमको देखना है 18 नंबर का क्वेश्चन, और 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो इसके पहले हम इसको इरेज कर लें, ओके। तो देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक सॉरी, ये 19 नंबर का क्वेश्चन है, 18 नंबर वाला देखते हैं। कह रहा है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो 30 मीटर है, ठीक है, वो 30 मीटर स्क्वायर जो है उसका आयताकार खेत है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण क्या बनेगा। बस समीकरण पूछा हुआ है हमसे, यानी कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है कि एक आयताकार खेत है और इसका क्षेत्रफल जो है 30 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है यदि उसकी लंबाई, यानी कि उसकी लंबाई जो है अगर उसकी चौड़ाई से 1 अधिक है, 1 मीटर अधिक है, यानी कि अगर हम क्या कर लें, चौड़ाई मान लें तो उसकी जो लंबाई बनेगी उससे 1 अधिक कर लेंगे, यानी कि अगर हम इसकी लंबाई जो है चौड़ाई जो है x मान लें तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, x+1 मीटर हो जाएगी। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, पहले तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, हम मान ले रहे हैं यहाँ पे इसका क्या, चौड़ाई, माना आयताकार खेत की चौड़ाई कितनी मान लिया हमने, मान लिया x मीटर है, ठीक है। तब उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी बताइए, तो लंबाई, तो उसकी लंबाई हमको मालूम है वो हो जाएगी 1 अधिक, यानी कि जितना यक्स है उसमें 1 ऐड कर देंगे तो इतने मीटर उसकी जो है लंबाई बनेगी। अब कह रहा है दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्षेत्रफल निकलता है ना, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है तथा इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या इसका क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, तो कह रहा है 30 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, और क्षेत्रफल का फार्मूला एक आयताकार बनाना ना, या आयताकार खेत है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर में कितना, 30 मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है।
तो लंबाई कितना दिया हुआ है यक्स, चौड़ाई कितना लंबाई जो है वो कितना है यक्स प्लस 1 और चौड़ाई कितना हमने निकाला है यक्स इक्वल में ये 30 के बराबर हुआ ना। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे गुणा, सिंपल हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा गुणा करेंगे तो x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स का 1 में करेंगे तो x बराबर में 30, यानी कि 30 को हम इधर भेज लें तो यक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब 30 इधर लाएंगे तो -30 बराबर में 0। बस यही हमारा आंसर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमसे केवल और केवल द्विघात समीकरण पूछा है, न कि उसको सॉल्व करके लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे समीकरण बना करके छोड़ दिए और यहाँ जो ऑप्शन मिल रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसका जो है 18 नंबर का आंसर जो बन रहा है वो सी नंबर पे बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए 19 नंबर फटाक से देख लेते हैं। तो कह रहा है किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 है। बंटन के लिए बहुलक का मान क्या होगा? तो बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुणे माध्यक माइनस में 2 गुणे माध्य, यही होता है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा 19 का अगर हम सॉल्व करें तो हाँ, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 इसको हमको सॉल्व करना है। तो दिया क्या है, पहले जो दिया है वो नोट कर लो। दिया है माध्य बराबर कितना दिया हुआ है 26.1 दिया हुआ है 26.1 तथा माध्यक ठीक है, माध्यक कितना दिया हुआ है 25.8 है, ये है 25.8, ठीक है। तो बहुलक पूछा है, तब बहुलक बराबर हमको मालूम है, तब बहुलक का फार्मूला लगाएंगे। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक माइनस में 2 गुणे माध्य, ये होता है 3 गुणे माध्यक का वैल्यू कितना है 25.8 और 2 गुणे माध्य कितना है 26.1। 3 का गुणा करो, 3 × 24 के 4 हासिल 2, 3 × 5 15, 2 17 7 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, -2 से करेंगे तो ये हो गया 2 और 26 दूनी कितना हो गया 52। इसको घटा दो, यानी कि 4 में से 2 जाएगा यहाँ पे तो बनेगा 2, अब दशमलव जहाँ वहाँ रहेगा और 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 7 में से 5 जाएगा तो 2, यानी कि 25.2 जो है वो हमारा बनेगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब चलिएगा अगला क्वेश्चन जो है 20 नंबर का, करेक्ट केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है वो क्या है यहाँ पे, ये हमसे पूछा है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बहुलक। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है वो क्या बनेगा, तो इसको आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो है हमको देखना रहेगा इसके आगे वाले क्वेश्चन जो कि विस्तृत वाले हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ पूरा, 20 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।